हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में बात करेंगे। तो वेव, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि वेव होती क्या है। तो देखो, वेव तुम सब ने देखी होगी। तुमने कभी पानी के अंदर पत्थर फेंका होगा। तो जब तुम पानी के अंदर पत्थर फेंकते हो तो पानी कुछ इस तरह से तुम्हें ऐसे ऐसे वेव्स बनाते हुए तुम्हारी तरफ आते हुए दिखता है, राइट। और अगर नहीं तो तुमने कभी फुटबॉल मैच अगर देखा हो तो फुटबॉल मैच के अंदर वेव्स बनते हैं। वेव्स कैसे बनाते हैं? बंदा अपनी जगह खड़ा होता है और वहीं बैठ जाता है, फिर नेक्स्ट बंदा खड़ा होता है, वो बैठ जाता है, फिर नेक्स्ट ऐसे, और ये ऐसे 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 करके वेव्स जाती है। अब ये जो वेव चल रही है, इस वेव के अंदर क्या मैटर ट्रांसफर हो रहा है? मैटर इन द सेंस, जो बंदा यहां था, क्या ये दौड़ते दौड़ते ट्रांसफर हो रहा है? तो आंसर है नो। बंदा वहीं था, वो खड़ा हुआ, नीचे बैठा, लेकिन वेव आगे ट्रांसफर हुई। तो वेव में ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये एनर्जी है। मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, मैटर वहीं था, वहीं अपनी जगह पे मोशन में आया, नीचे बैठा था बंदा, खड़ा हुआ और वापस बैठ गया। तो वो जो मैटर है वो वहीं रहा, लेकिन एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई। और वेव, वेव यही है। वेव क्या है कि वेव इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव के अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं होता, ओनली एंड ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है। और यही हमने वेव की डेफिनेशन यहां पे लिखी है। क्या है? इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्लियर? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। तो वेव को अब हमें रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो देखो, अगर तुमने देखा होगा कुछ वेव हम इस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह से वेव बनाते हैं। और अगर मैं इसको यहां पे ले लूं, ये होती है हमारे पास, कुछ इस तरह की वेव होती है, राइट। ये होती है वेव। और ये जो वेव है, इसके टॉप मोस्ट पोजिशन को क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट पोजीशन को बोलते हैं क्रस्ट। और बॉटम मोस्ट पोजीशन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रफ। और मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है टॉप मोस्ट पोजीशन तक, इस डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। मेन पोजीशन से टॉप मोस्ट पोजीशन तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। और दो सक्सेसिव क्रस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है इसको? वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या होता है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, हम सारी चीजें अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा? वेव क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। और अभी हमने देखा क्या था, ये देखो एम्पलीट्यूड क्या था कि मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेस हुआ टॉप मोस्ट पोजीशन तक, इसको हमने क्या बोला? एम्पलीट्यूड। तो देखो ये क्या है? मैक्सिमम डिविएशन ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का होना, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है इसको? एम्पलीट्यूड। या फिर डेफिनेशन तुम्हारे सामने है, क्या है? मैक्सिमम डिविएशन ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो ये है सिंबल, इसको बोलते हैं न्यू, इसको बोला जाता है न्यू। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। और फ्रीक्वेंसी होती क्या है? ये होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर मैं शॉर्ट में बोला जाऊं तो देखो, मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, passing through a particular point, passing through a particular point in 1 second,
इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है, वो होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स। हर्ट्स में हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये जो डेफिनेशन है ये भी कुछ यही बता रही है, क्या है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये किस में होता है, ये पर टेकन इन सेकंड्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पासिंग फॉरवर्ड इन 1 सेकेंड, यही तो मैंने कहा, पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड एट फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। अगर तुम्हें शॉर्ट में डेफिनेशन चाहिए तो ये वाला ये तुम्हारे सामने डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, और यूनिट जो होता है वो होता है हर्ट्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज वेव लेंथ। और वेव लेंथ हमने अभी ऊपर भी डिस्कस की थी, क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो देखो यही यहां पे लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट्स और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ये है लैम्बडा, इसको लैम्बडा बोला जाता है। ये है वेवलेंथ की रिप्रेजेंटेशन। और वेवलेंथ जनरली एंगस्ट्रॉन्ग में होता है। तो देखो पेपर के अंदर तुम्हें एंगस्ट्रॉन्ग में दिया होगा और कन्वर्ट करना होगा उसको सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। तो यहां पे कुछ यूनिट कन्वर्जन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि अगर एक एंगस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो वो होता है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा। और हमें ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्वेश्चन से पहले कि नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉन्ग या पिकोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका रिलेशन क्या है, यह हमें पहले से पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज वेव नंबर। और वेव नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये तो था न्यू, और न्यू के ऊपर बार लगा दो, इसको बोलते हैं न्यू बार। ये रिप्रेजेंटेशन है वेव नंबर की। और वेव नंबर जो होता है ना, इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। या फिर ऐसा बोल दें कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, ये भी इसकी डेफिनेशन है। या फिर शॉर्ट में बोले तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर दो। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/λ। तो 1/λ किसके बराबर होगा, न्यू बार के। ये आ गया हमारे पास यहां से वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो वेवलेंथ किसके बराबर आया, वेव नंबर बराबर आया 1/वेवलेंथ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दूसरा वेलोसिटी क्या होती है, तो देखो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट v से भी करते हैं और c से भी किया जाता है। और जो v होता है या c बराबर होता है, हमारे पास एक रिलेशन होती है, c बराबर होता है न्यू इंटू लैम्बडा। ये हमारे पास एक रिलेशन होती है। और c का जो वैल्यू है ये गिवन नहीं होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या फिर अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज है जो हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है वैल्यूज, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो c बराबर है न्यू इंटू लैम्बडा। तो अगर हम न्यू और लैम्बडा के बीच देखें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यू और लैम्बडा के बीच भी क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्बडा होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। और अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
इंक्रीज होगी, हम यहां से ये रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। अब एक और डेफिनेशन यहां पे हम पढ़ लेते हैं, एक डेफिनेशन जो कि है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू पास अ वेव, to pass a wave through a particular point, टाइम रिक्वायर्ड टू पास अ वेव थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो टाइम पीरियड है ये इनवर्स होता है, टाइम पीरियड इज इनवर्स टू फ्रीक्वेंसी, ये एक रिलेशन होता है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू। तो हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेव नंबर एंड टाइम पीरियड। अब इसी के आगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं EM वेव्स। क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो देखो ध्यान से सुनो, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ऐसी वेव्स जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट करके कि दोज वेव्स which contains electric and magnetic field, those waves which contains electric and magnetic field, इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और याद रखना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और जब ये वेव्स प्रोपेगेट करती हैं तब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और जब प्रोपेगेट करेंगी, जिस डायरेक्शन में चलेंगी उस डायरेक्शन में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही चलेंगी। तो यही मैं पॉइंट में लिखवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को मैं B वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं, एंड आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, and are also perpendicular to the direction of propagation। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, और जब ये प्रोपेगेट कर रही हैं तो प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में भी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, देखो समझो। सपोज ये कोई एक्सिस है, और इस एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, अब यहां पे एक और एक्सिस है, और इस एक्सिस पे भी कुछ फील्ड है, और सपोज कर देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब सपोज कर रहे हैं कि ये एक और डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये दोनों अब क्या कर रही हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं। तो सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, वेव है तो कुछ इस तरह से प्रोपेगेट करेगी। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है।
तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपेगेट कर रही है इसी डायरेक्शन में, तो क्या दोनों सेम प्रोपेगेशन करेंगी? तो आंसर है नहीं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी। ये क्या हो गई? ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास थी मैग्नेटिक फील्ड, और इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। और एक और बहुत ही खास बात कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता प्रोपेगेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव्स, ऐसे लिख देते हैं हम, ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर any medium for propagation, do not require any medium for propagation, do not require any medium for propagation, or they always travel with speed of light, दे ऑलवेज ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें एक रिलेशन भी हमने यहां इसका देखा था, है ना, वेलोसिटी में अभी हमने पढ़ा था सी किसके बराबर होता है? अभी हमने वेलोसिटी में पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था, ये दो सी किसके बराबर होता है? न्यू क्रॉस लैम्बडा, न्यू इंटू लैम्बडा। तो सी बराबर होता है न्यू इंटू लैम्बडा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के अंदर हमें इन चीजों की काफी हेल्प हो जाती है। अगर हमें ये रिलेशंस पता है तो हमारी काफी हेल्प हो जाती है एक क्वेश्चन को अप्रोच करने में, उसको सॉल्व करने में। हमें पता है सी का वैल्यू क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ में से कोई एक दिया होगा, दूसरा पूछा होगा, और हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेशन टू वेव लेंथ। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें फॉर्मूला से जनरेट होती जा रही है, राइट। तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जिनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी परपेंडिकुलर होता है, और उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, और वो ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। और स्पीड ऑफ लाइट से हमें पता है सी बराबर होता है न्यू इंटू लैम्बडा। क्लियर? अब एक और छोटा सा टॉपिक यहां पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखो, स्पेक्ट्रम होता है अरेंजमेंट। किसी भी चीज को अगर तुम पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सजा दो तो जो रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा वो होता है स्पेक्ट्रम। तो यहां पे हमें कौन सी चीज को सजाना है किसी अरेंजमेंट में? तो हमें सजाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सजा दूं तो कुछ बन के आएगा, तो उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। मैंने किस स्पेस पे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी? यहां देखो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी तो मैं अपने आप लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होगी। तो इसको कहूंगा मैं, अगर मैं ऐसे किसी चीज को अरेंज कर रहा हूं तो इसको बोलूंगा मैं स्पेक्ट्रम। और ये किसका स्पेक्ट्रम होगा? ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। तो इसको बोलूंगा मैं ईएम स्पेक्ट्रम। तो देखो, अगर हम इस स्पेक्ट्रम को ऐसे रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे सजाएं, तो सबसे ज्यादा जिसकी वेवलेंथ आएगी
वो होता है हमारे पास रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद विजिबल रेज, विजिबल रेज, उसके बाद यूवी रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, गामा रेज, और सबसे लास्ट है कॉस्मिक रेज। ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आता है और इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं ईएम स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? ईएम स्पेक्ट्रम। और देखो यहां से यहां जाते हुए, यहां से यहां जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज होगी। और अगर तुमसे पूछा जाए सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट, राइट। और अगर इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होगी। और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? तो आंसर है कॉस्मिक रेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट, और इसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे लोवेस्ट होगी। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर एक रीजन आया है जिस रीजन का नाम है विजिबल रीजन। क्या नाम है इसका? विजिबल रीजन। अगर विजिबल रीजन को हम फर्दर स्प्लिट करें, इसके अंदर भी कुछ और लाइट्स हैं, कुछ और कलर्स हैं, अगर उनको भी हम अरेंज करें ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो वहां पे भी एक स्पेक्ट्रम आएगा, वहां पे भी एक स्पेक्ट्रम आएगा। तो देखो मैं इस विजिबल रीजन को फर्दर स्प्लिट करता हूं। विजिबल रीजन को हम फर्दर स्प्लिट कर रहे हैं, तो विजिबल रीजन को स्प्लिट करने के बाद हमारे पास एक और स्पेक्ट्रम आता है जिसका हमने नाम दिया वेबग्योर, जिसका तुमने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, वेबग्योर। और ये जो वेबग्योर है ये भी किस बेस पे होता है? अरेंज ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहां से यहां जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ अगर इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो तुमसे पूछा जाए कि वेबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। इसकी वेवलेंथ होती है हाईएस्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे लोएस्ट। और यहां पे ये जो वायलेट है, वायलेट की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे लोएस्ट होगी, ये होगी लोएस्ट, और फ्रीक्वेंसी होगी सबसे हाईएस्ट। तो देखो रेड कलर की या रेड जो लाइट है इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। वेवलेंथ हाईएस्ट का मतलब क्या है? जो दूर से दिख जाए। तो यही वजह है जो रेड लाइट होता है ना, रेड लाइट सिग्नल्स के ऊपर रेड कलर लगाया जाता है, रेड कलर का सिग्नल, ताकि तुम्हें दूर से दिख जाए। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत अच्छी होती है। और ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास जनरेट हुआ, ये कहां से जनरेट हुआ? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन से जनरेट हुआ, वेबग्योर, राइट। तो हमने इस लेक्चर के अंदर वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स पढ़े, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, और वेबग्योर भी देखा। और हमें यह भी पता चला कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।